हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड योर एसएसटी टीचर। और देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। इस वाले चैप्टर के आज हम लोग आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर अप किया था और उसका बच्चों के काफी अच्छे रिस्पॉन्स थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो आज हम लोग करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5। और आप लोगों को पता है मैं हमेशा कहती हूँ चैप्टर नंबर 6 से पहले चैप्टर नंबर 5 को समझना उसे करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज पहले इस चैप्टर के जो या तो वन शॉट वीडियो रही है वो देख के आना, या फिर आप लोगों को चैप्टर की जो मैंने 2 डिटेल वीडियो है वो है लाइन बाय लाइन वाली, या तो वो पढ़कर आना। मतलब दोनों में से पहले कुछ भी पढ़ना, उसी के बाद आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स वाले पे आना। बिकॉज जब तक आप लोगों को चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब क्वेश्चन आंसर्स करने का मतलब नो बेनिफिट ना, कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले चैप्टर को समझ कर आना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस यहाँ पर आकर फिर करेंगे। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स में, अगर आपकी क्लास में मैम अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हैं, अगर वो चैप्टर के मिड में से क्वेश्चंस देती हैं या देते हैं, वट सर देते हैं, तो प्लीज आप लोग ये वाली वीडियो जरूर देखना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जरूर अटकेगा। ठीक है जी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट डज द टर्म यूनिवर्सल इन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मीन? बिकॉज आपके चैप्टर का नाम ही है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इस यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इस फ्रेंचाइज का मतलब क्या है। देखो, फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट करना, वोटिंग, मतदान अपना। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब है जब हर एक इंसान वोट कर सके। अब हर एक इंसान का मतलब बच्चा नहीं है, 4 साल का, 2 साल का नहीं। यूनिवर्सल का मतलब आपकी सिविक्स के टर्म्स में यहाँ पर होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या यूएएफ। आई ऑलवेज से ना, इसका मतलब क्या होता है, जब हर एक पर्सन, जब वो एक सर्टेन एज अटेन कर ले, फॉर सपोज 18 18 इयर्स को हम अपने यहाँ पे हमारे इंडिया में हम वोटिंग एज मानते हैं। तो जब एक पर्सन 18 इयर्स का हो जाए या उससे प्लस हो जाए, कुछ भी हो, तो उसके पास वोट करने का अधिकार आ जाता है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल का मतलब ये भी है कि कोई भी पर्सन जो भी 18 प्लस हो, उसकी कोई भी कास्ट हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो काला हो, वो गोरा हो, वो छोटा हो, वो लंबा हो, वो मोटा हो, वो कुछ भी हो, हर एक पर्सन के पास वो अधिकार होता है। दैट इज व्हाट यूनिवर्सल टर्म मीन्स। ये बात समझ में आई, पहली चीज। तो आपके पास बिना किसी भेदभाव के आप सबके पास वोट करने का अधिकार होता है। ये बात क्लियर हुई। सेकंड क्वेश्चन, अब आखिर इलेक्शन क्या होते हैं बच्चा? इलेक्शन क्या होते हैं? बेसिकली हमें पता है, अब यहाँ पे एक बार जरा टर्म को रिवाइज करेंगे, रिपीट करना उसको। हमें पता है 2 प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जैसे हमारी ग्राम सभा होती है, इंडिया में एकमात्र इंस्टीट्यूशन वही है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यानी कि हर एक पर्सन जो भी 18 प्लस है वो सब बैठेंगे, एक पंचायत सी लगेगी, सभा लगेगी, और सब जो है अपने अपने व्यूज देंगे, और उस अकॉर्डिंग कोई भी कानून कुछ भी आपका जो है बनेगा, कोई भी लॉ पास होगा, ऑर्डर बेसिकली कुछ भी यहाँ पर वो होगा। तो मतलब डिसीजंस यहाँ पे हर एक पर्सन डायरेक्टली लेता है, जो भी 18 प्लस का होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन आप सोचो, हमारी करोड़ों की आबादी है इंडिया में, क्या सब लोग जो 18 प्लस के हैं एक साथ बैठकर डिसीजन ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल ना, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्शंस के थ्रू, यानी कि वोटिंग के थ्रू हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ताकि वो हमारे बिहाफ पर बैठेगा या बैठेंगे या बैठेंगी जो भी है, तो वो बैठकर हमारे लिए डिसीजंस लेंगे। और आपको पता है चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो डिसीजंस कहाँ लेते हैं, 2 जगहों पर डिसीजंस ले जाएंगे। एक ले जाएंगे आपके पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, यानी कि जहां पे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे इंडिया का सिर्फ एक होता है, पूरे यूनियन का एक है। लेकिन अगर बात करूं मैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, जो कि हर एक स्टेट की होती है, और 2 यूनियन टेरिटरीज की भी है। हर स्टेट, कितनी स्टेट है? 28 स्टेट्स, और 2, वैसे तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2, दिल्ली और पुडुचेरी, इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है।
तो ये 28+2 कितनी हो गई 30। तो ये 30 लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठते हैं उनको भी हम लोगों ने ही चुना है। और यही सब जो लोग होते हैं वो आपका लॉज बनाते हैं हमारे बिहाफ पर, बिकॉज हम लोगों ने इनको इलेक्ट करा है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसलिए बोल रही हूँ पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ कर आओ, वन शॉट में भी डिटेल में भी। मैंने चैप्टर को चीख चीख के समझा रखा है, मतलब सच में चीख चीख के समझा रखा है, बिकॉज बच्चों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है सिविक्स इज माय फेवरेट पार्ट। बच्चे बोलते हैं कि आपको हिस्ट्री भी आप बहुत अच्छा कराते हो, तो मतलब वो ठीक है, लेकिन सिविक्स मतलब मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है, तो मुझे वो बहुत बहुत पसंद है पॉलिटिकल साइंस। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी? कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? भाई हम जब भी वोटिंग करते हैं बेसिकली, तो ये आपका इंडिया है, हम इसे कुछ छोटे छोटे से एरियाज में बांटते हैं, पता है हमें ये चीज, ठीक है, ताकि अब हर एक एरिया से एक कैंडिडेट को चुना जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो वो क्या हुआ, हमने जिस एरियाज में बांटा ना हमारे इंडिया को, उन्हीं एरियाज को हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्युएंसी। क्या बोलते हैं उनको हम बच्चा, कॉन्स्टिट्युएंसी। तो बेसिकली क्या है, ये वो एरिया है जहां से जो वोटर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं। ये बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस टू वोट इन इंडिया? हु कैन नॉट वोट? मतलब बेसिकली आपको इंडिया में वोट करने के लिए क्या कंडीशंस है? जाहिर सी बात है, पहली बात आप 18 या 18+ के होने चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो। दूसरी बात, आप जहां से वोट करना चाहते हो, आप उस कॉन्स्टिट्युएंसी में, फॉर सपोज आप यहां से वोट डालना चाहते हो कि यहाँ पर जो जो कैंडिडेट खड़े हैं, क्योंकि बिकॉज मैंने बता रखा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी का, आपका, बीएसपी का, सबका एक एक कैंडिडेट जो है वो खड़ा होता है। अब अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे इनमें से किसी को वोट करना है बिकॉज मैं इस वाले एरिया में से ही बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, तो आप इस एरिया की जो वोटर्स की लिस्ट होती है ना, आप इसमें आपका नाम होना चाहिए, आप इसमें रजिस्टर होने चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा जब भी वोटिंग होती है उससे पहले हमारे घर में एक पर्चियां आती है छोटी छोटी सी, तो हर पर्ची में पापा का नाम अलग पर्ची, मम्मी की अलग पर्ची, बहन की, भाई की अलग अलग पर्चियां होती हैं। इस तरीके से क्या है, बिकॉज वो रजिस्टर है उस कॉन्स्टिट्युएंसी में, उस एरिया की वोटर लिस्ट में, आपका वो होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अब आप वोट कब नहीं कर सकते हो? भैया अगर आपने कोई क्राइम करा हुआ है, ठीक है, तो आप वोट नहीं कर सकते हो। इवन ये भी होता है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, लाइक अगर आपको मेंटली वो डिक्लेयर करा हुआ है कि आप ठीक नहीं हो, तो भी आप वोट नहीं कर सकते। दीज आर फ्यू कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 5, हुज इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय ईसीआई? मैंने बहुत बार बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की एकमात्र बॉडी होती है, सेंट्रल लेवल पर होती है, बेसिकली यूनियन लेवल पर, ये कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराती है? तो प्लीज रिमेंबर, ये कंडक्ट कराती है आपके प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के लोकसभा के, आपके राज्यसभा के, एंड ऑल्सो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। पांचों इलेक्शन, 5, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा के, और आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो ये ही कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर ये वो कराती है, तो आखिर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी स्टेट लेवल की बॉडी होती है, जो कि आपने यहाँ आपको पढ़ा होगा, हम लोगों ने समझा हुआ है पहले कि हमारे यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल, एक होती है स्टेट जो हर स्टेट की होती है, और फिर होती है लोकल। लोकल यानी कि शहरों में आपकी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी, और आपके गांव में आपकी होती है पंचायत। तो जो इनके इलेक्शंस होते हैं ना, ये वाले, ये इलेक्शंस कराती है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कराती है बच्चा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं इन सबके वो ये कराती है। ईसीआई से कंसल्ट करके या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए ये इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज जो भी होती हैं उसमें से कितनी होती है जो कि एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, कि आखिर कितनी सीट्स होती हैं, यानी कि कितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज में हम इंडिया को डिवाइड करते हैं, या कितनी सीट्स होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। तो मैंने बताया था पार्लियामेंट आपका बेसिकली जो बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर आपका लोकसभा होती है, इसके अंदर आपकी राज्यसभा होती है। इसको हेड करते हुए हमारे प्रेसिडेंट हमारी होती है, जो कि अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, फ्रॉम एसटी, बिकॉज वो एक ट्राइबल एरिया से आती है। अब ये जरा मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो कौन सी स्टेट से आती है, कौन सी स्टेट की, बिकॉज बिकॉज वो एक ट्राइब है, तो वो ट्राइबल एरिया से आती है, तो वो कौन सी वाली स्टेट के ट्राइबल एरिया से द्रौपदी मुर्मू जी बिलोंग कर देंगी? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जब मैंने बोला कि लोकसभा में आते हैं, राज्यसभा के लोग यहाँ बैठते हैं,
लोकसभा में अच्छा मैं अगर ऐसे कर रखा है तो प्लीज अंडरस्टूड बिकॉज यहाँ बहुत ठंड हो रखी है, मैं दूसरी जगह पे मतलब शूटिंग प्लेस है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है बिकॉज एक ही फ्लोर है, तो ज्यादा अच्छी खासी मुझे दिल्ली की ठंड तो वैसे आपको पता है, एंड दैट टू जब एक ही फ्लोर हो तो उसमें बहुत ठंड हो रखी है यहाँ पे, तो इस वजह से ना मुझे ना बार बार ऐसे खुद को ऐसे कवर्ड करना पड़ रहा है, तो प्लीज अंडरस्टूड दिस, तो इसको आप लोग ऐसे मत कहना कि मैम ये क्या कर रहे थे आप, ठीक है, तो अंडरस्टूड इट। ओके फाइन। देखो लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास बच्चा 543 सीट्स होती है। कितनी होती है बेटा? 543 सीट्स होती है। यहीं पे राज्यसभा में हमारे पास 245 सीट्स होती है। अब इसको जरा एक बार समझ लेना कि लोकसभा में ये जो 543 सीट्स है, इसका मतलब है कि जब हमने बात करी थी इलेक्शंस की, हमारे इलेक्शन जो हम लोग करते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन, देखो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा रखी है वन शॉट वीडियोस में, इवन डिटेल वाली में भी, दोनों में ही बहुत डिटेल में है, तो प्लीज आप लोग वहां जाके पहले इसको समझना, मैंने इसलिए बोला बस यहाँ पे हल्का इसलिए मैं हाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं हल्का ओवरव्यू दूंगी बस, कि आपको पता है इसके लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम इंडिया को बांटते हैं, और इनके जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, और जो ये वाले इलेक्शन होते हैं 245 के, इसमें से हमको पता है कि 233 होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, और 12 होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये जो इलेक्टेड होते हैं इन्हें इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज अब याद करना, अगर यहाँ पे समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी, एंड फिर क्वेश्चन आंसर्स का फायदा क्या हुआ, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब कहते हैं इनमें से, यानी कि जो टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा में हमारे पास 543 सीट्स है, इन 543 सीट्स में से 84 सीट्स होती है बच्चा जो आपकी एससी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व होती है, और आपकी 47 सीट्स होती है जो कि हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व होती है, यानी कि ये जो कैंडिडेट होंगे, अगर कोई कैंडिडेट है जो कि एससी कास्ट का है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो अगर यहाँ से बेसिकली इलेक्शन लड़ेंगे ना इन सीट्स में से, तो वो ही इन सीट्स पर बैठेंगे, ऐसी वाली बात यहाँ पर होती है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आखिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? देखो जब भी इलेक्शन कमीशन आपको पता है बॉडी है जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट करा रही है, तो जब भी इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगी जाहिर सी बात है आपके पास कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसके हर एक कैंडिडेट को, सबको फॉलो करने चाहिए, तो वही रूल्स को, उन्हीं गाइडलाइंस को हम लोग बोलते हैं क्या? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये बात समझ में आई, तो लेकर कौन आता है इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लेकर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इलेक्टोरल कॉलेज, आखिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज, इसको समझेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है, हमें पता था, अच्छा आप लोगों ने, हमने वो पढ़ा हुआ है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हमने पढ़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, हमने ये पढ़े अभी बताया था मैंने, ग्रुप बेसिकली जो वीडियोस आपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर। पीएम का इलेक्शन कैसे होता है? ऐसे भी नहीं होता बिकॉज पीएम का इलेक्शन ही नहीं होता। हम लोग जो इलेक्शन करते हैं बच्चा, मैंने बताया हुआ है, हम करते हैं बेटा आपके एमपी के इलेक्शन, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, यानी कि उन लोगों के इलेक्शन जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, और वो कितने होते हैं? 543 लोकसभा के एंड 245 राज्यसभा के, और इनका इलेक्शन हम लोग नहीं करते, हमारे द्वारा चुने गए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए करते हैं, इनका इलेक्शन हम लोग खुद करते हैं। इसमें से मैंने पहले बता रखा है कि जो भी लीडर होता है ना, जो भी पार्टी जीती है उसका जो भी लीडर होता है, वही जो पर्सन होता है वो एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा अगर बात करूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते, तो हमने आगे वैसे मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, ये रहा कि आखिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन करते हैं, कैसे होते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन, तो जो भी आपके इलेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 30 की 30 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ये सब मिलकर किसका इलेक्शन करते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, और इस इन्हीं सब लोगों को हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन कौन वोट कर रहा है, उससे सिंपल सी भाषा में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन ये जो वर्ड है इलेक्टोरल कॉलेज, ये हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब वो इलेक्शन बच्चा आपके इनडायरेक्टली हो रहे हो, यानी कि सपोज प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हम लोगों ने खुद नहीं इलेक्ट करा, बल्कि हम लोगों ने एमपीज को, हम लोगों ने एमएलए को इलेक्ट करा हुआ था, तो ये लोग मिलकर बाद में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे,
वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, यानी कि उनको कौन वोट करता है, उनको इनके लिए इलेक्शन कौन करता है उनको, तो वो करते हैं आपके इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी रोल नहीं होता है। उसको करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। ये लोग हैं इनका इलेक्टोरल कॉलेज। तो बेसिकली उस पर्सन की पोस्ट के लिए कौन कौन वोट कर रहा है, वो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। ये बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज होम वोटिंग। अच्छा, होम वोटिंग क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम, जहां पे जो एल्डर है बेसिकली 75 प्लस 70 प्लस की एज के, जो लोग बाहर आके वोट नहीं डाल सकते हैं, तो उनके घरों में वोट डलवाना, ताकि जो भी डिसेबल लोग हैं या जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो आराम से अपने घर बैठकर ही वोट डाल सके। तो बेसिकली वोटिंग को घर घर तक पहुंचाना, उसको और पहुंच देना, एक्सेसिबल बनाना, ताकि लोग उस तक आराम से पहुंच सके। जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वोटिंग खुद लोगों तक आ सके। दैट वाज कॉल्ड बच्चा आपका होम वोटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्रेट बैलट? सीक्रेट बैलट क्या होता है बेटा? अगर मुझे पता, फॉर सपोज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट हूँ, अगर मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए वोट नहीं करा, तो मैं तुमको धमका सकती हूँ। जब तुम वोट से डालकर आए हो, मैं तुमको मार सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट हूँ। ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग देखते हैं ग्राउंड रियलिटी में। हमेशा बोलती हूँ, सिविक्स में ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंस होती है, बहुत डिफरेंट होती है। तो मैं, तुम कहीं गए हो, तुम कहीं दिख गए, मुझे तुम्हारा पूरा ग्रुप दिख गया, तुम्हारा पूरा घर दिख गया, मैं सब में पढ़वा दिया, क्योंकि तुमने मुझे वोट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुमने किसको वोट करा, वो सीक्रेट नहीं है, वो प्राइवेसी नहीं है। इसीलिए सीक्रेट बैलट का होना बहुत ज़रूरी है कि तुमने किसको वोट करा है, ये मुझे नहीं पता होगा। ये सिर्फ तुमको पता होगा। थर्ड को सेकंड पर्सन को नहीं पता होगा कि तुमने किसको वोट करा है। दैट वाज़ कॉल्ड सीक्रेट बैलट सिस्टम। ठीक है जी, तो आप आराम से जाओ, आप देखते हो जब वोट डालने जाओगे, आप बड़े हो जाओगे, अपने मेंबर से पूछ सकते हो, घर वालों से, कि जब आप वोट डालने जाते हो, यू विल एंटर इन अ रूम, आप एक रूम में एंटर करोगे, एक कंपार्टमेंट सा होगा, गत्ता या कार्डबोर्ड काइंड ऑफ कुछ लगा होगा, और आपको उसके पीछे जाना है, वोट डाल के फिर आ जाना है। तो किसी को नहीं दिखेगा कि आपने किसको वोट करा है। इसलिए इसे हम बोलते हैं सीक्रेट बैलट, ताकि आपका वोट जो है कंप्लीटली प्राइवेट रहे। क्वेश्चन नंबर 14, आखिर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? अभी समझाया था। लोकसभा में आपके 543 सीट्स होती हैं, यानी कि 543 मेंबर्स बैठते हैं, यानी कि जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हमारी पूरी कंट्री इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी कि एरियाज में डिवाइड करा जाता है, और फिर हर एक एरिया से एक एक कैंडिडेट को चूज करा जाता है। ये आपका नीचे एक क्वेश्चन है, अभी समझा रही हूँ उससे पहले ही, ठीक है। तो हर एक कैंडिडेट को जो है यहाँ से इलेक्ट करा जाएगा, जिसके पास मेजरली वोट्स होंगे, उसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 50% वोट्स होंगे, मैंने कहा जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे। जिस भी कैंडिडेट के पास, फॉर सपोज ए कैंडिडेट को 1 लाख लोगों ने वोट करा, बी कैंडिडेट को 99,999 लोगों ने इलेक्ट करा, इसके पास एक वोट ज्यादा आ गया है, इसको एक इंसान ज्यादा ने इलेक्ट कर दिया है, ये पर्सन जो है जीत जाएगा, और वो बन जाएगा आपकी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस एरिया का एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जाकर पार्लियामेंट में बैठेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो भाई यहाँ पर है कि लोकसभा के इलेक्शंस ऐसे होते हैं, राज्यसभा का मैंने बता दिया है कि 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 233 मेंबर्स का इलेक्शन जो आपके एमएलएज होते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, वो करते हैं, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग 12 होते हैं, उनको प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चा, व्हाट इज कोलिएशन गवर्नमेंट? गठबंधन सरकार क्या होती है? समझा रखा है पहले। गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ जाएं कि भैया हम जीतेंगे, अब हम सरकार फॉर्म करेंगे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी वोट्स आ ही नहीं पाए। एक चीज पहले यहाँ पे समझना, अगर पार्लियामेंट में 543 सीट्स है लोकसभा की, ठीक है, यानी कि इतने मेंबर्स बैठेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं। अगर किसी, फॉर सपोज इसमें मेंबर्स बीजेपी के भी होंगे, इसमें मेंबर्स आपके आप के भी होंगे, इसमें मेंबर्स बीएसपी के भी होंगे, इसमें मेंबर्स एनपीपी के भी होंगे, सबके होंगे। 6 हमारे पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, तो किसी के मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। इनमें से फॉर सपोज किसी भी एक पार्टी को अगर जीतना है, किसी भी अगर एक पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करनी है कि अकेली वही पार्टी होनी चाहिए, उसके पास हाफ प्लस 1 सीट से वो इंसान सब पार्टी जीतनी चाहिए। यानी कि अगर 543 सीट्स हैं, उसमें से 272 272 प्लस सीट्स जो है, इतनी
जो सीट्स है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए, यानी कि इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका कैंडिडेट जीतना चाहिए, तभी वो पार्टी जो है मेजोरिटी फॉर्म कर पाएगी और इसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो दो पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर सपोज एक को मिले 100, एक को मिले 72, एक को मिले 50, सबने एक साथ, एक को मिले और 100, इन सबने एक साथ हाथ मिला लिया और बोला भैया अब हम जो है सरकार फॉर्म करेंगे, क्योंकि किसी एक के पास मेजोरिटी नहीं थी। उसने हाथ मिला लिया और कहा भैया अब हम सबकी सरकार, दैट वाज कॉल्ड गठबंधन सरकार, यानी कि कोलिएशन गवर्नमेंट। लास्ट क्वेश्चन आएगा शॉर्ट का, व्हाई राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस। देखो बच्चा, लोकसभा के जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं, हर 5 साल बाद सरकार जो है वो चेंज होती है, ये चीजें रहती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। मैंने अभी कहा था कि जब भी मैं बोलूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स वो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज राज्यसभा के इलेक्शंस हम लोग नहीं करते हैं। अगर हमारे राज्यसभा के इलेक्शंस होने हैं तो उसमें क्या होता है वो, कि उस हाउस को हम एक परमानेंट हाउस बोलते हैं, कि लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है, हर 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर नई पार्टी आएगी, या फिर दोबारा इलेक्शन होकर शायद वो सेम पार्टी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन राज्यसभा को हम बोलते हैं परमानेंट हाउस, बिकॉज उसका हर एक मेंबर जो होता है उसका टेन्योर 6 साल का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। और वो प्रीवियसली, मतलब बहुत पहले से, जब से हमारा ये फॉर्म हुआ है राज्यसभा, से चलता आ रहा है। एंड इसीलिए उस टाइम पे सिस्टम कुछ इस प्रकार से था कि अब के टाइम पे क्या रहता है कि हर, बेसिकली हर पर्सन का टेन्योर 6 साल का है, 6 साल वो इंसान रहेगा, लेकिन हर 2 साल बाद हर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होता रहेगा। तो उस प्रोसेस को चलता ही इस प्रकार से है कि 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होगा, लेकिन जो पर्सन है उसका टेन्योर 6 साल का रहेगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, सो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब आएंगे बच्चा हम लोग जरा अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे, किसके आ रहे, किस पे आएंगे बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चंस पे आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन है बस, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर अटकेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। जो हमने अभी कहा था कि भाई सबके पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए, आखिर ये सबके पास होने की क्या जरूरत है? क्या पता वो इंसान इतना गरीब है उसको पता ही ना हो, या क्या पता वो लड़की है उसको क्या आता हो। नो, हर एक इंसान की वॉइस मैटर करती है, हर एक इंसान कानून की नजर में बराबर है, हर एक इंसान का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, और इसलिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक पर्सन इक्वल है, कानून की नजर में किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। हर एक पर्सन की वॉइस, आवाज मैटर करती है, हर एक पर्सन के वोट की सेम वैल्यू है, सबके पास बोलने का अधिकार होना चाहिए और सरकार बनाने का अधिकार भी होना चाहिए। और जो हम चुन रहे हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुना है, एट द एंड वो हम लोगों के लिए आंसरेबल हैं, उनको जवाब देना होगा। लीडर्स को अपने वोटर्स की सुननी तो होगी, और जब हम लोग चाहे तब हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं, 5 साल बाद तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर इन बिटवीन कुछ ऐसा करा है उन लोगों ने, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे और हम उनको हटा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्यों इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, राइट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन तो भाई आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, कृपया करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम क्या क्या है? पहला बात, इलेक्शन कंडक्ट कराना, क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस को देखना, पूरा का पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराना, पूरा प्रोसेस देखना, वोटर लिस्ट बनाना, वोटिंग कराना, वोट को काउंट करना, जो रिजल्ट आया उसको डिक्लेयर करना, ये सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन की डेट्स को अनाउंस करना, इलेक्शन कब होने वाला है, उसकी काउंटिंग कब होगी और रिजल्ट कब आएंगे, ये सब यहाँ पर देखना। जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, इन सब पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना, ये देखना कि वो रूल्स का पालन कर रही है या नहीं कर रही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रही है या नहीं कर रही, इवन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना, ये भी इस का काम है। अच्छा, प्लस हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल अलॉट करना, ये भी काम इसी का है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिकली बहुत सारे काम है। इलेक्शन को कंडक्ट कराना, कब होने हैं, बेसिकली किस, कब उसकी वोटिंग होगी, कब उसकी काउंटिंग होगी, कब उसका रिजल्ट निकल कर आएगा, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, उन सबको एक आपका जो है सिंबल्स अलॉट करना, ये इसका काम है। अब बेसिकली हम कहेंगे यहाँ पर कि
जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो कराना कि सब इन एमसीसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सबको ओवरसी करना, बेसिकली सारा काम इलेक्शन का कौन करता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर यहाँ ज़रा बात करूँ मैं आखिर बाई कैमरा लेजिस्लेचर और यूनी कैमरा लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज़ मुझे आपको ये बताना था दोबारा से, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें भी इसको मेंशन ज़रूर करा है। बेसिकली बाई कैमरा लेजिस्लेचर, देखो अगर लेजिस्लेचर वर्ड आ रहा है इसका मतलब है जहाँ पर लॉ बन रहे हैं, बेसिकली पार्लियामेंट। अच्छा, अब यहाँ पर कहते हैं कि बाई कैमरा यानी कि 2 पार्लियामेंट, मतलब कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 2 हाउसेज़ हैं, जहाँ पे 2 हाउसेज़ हैं लॉ बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं बाई कैमरल। लेकिन जहाँ पर सिर्फ 1 हाउस है लॉ बनाने के लिए, उसे हम बोलेंगे यूनी कैमरल। ठीक है? 2 हाउस का मतलब क्या हुआ? इंडिया है। इंडिया में क्या है? 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। 2 हाउस है लॉ बनाने के लिए। दोनों ही हाउस को अप्रूव करना होगा अगर कोई भी लॉ बनेगा। समझ में आया? अगर कुछ स्टेट्स की बात करूँ, मैंने कहा था महाराष्ट्र में आम बिकाऊ थे, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं हमारे पास, 5 स्टेट्स जिनके पास क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो बेसिकली वैसे जो सारे स्टेट्स हैं उनके पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, 1 हाउस है। तो वहाँ पर क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 2 हाउस है, तो वो क्या है? बाई कैमरल हो जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में जहां पर 2 हाउस है वो है बाई कैमरल, जहां पे 1 हाउस है वो है आपका यूनी कैमरल। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ मैं कि आखिर लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कैसे होते हैं, समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं बच्चा आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे सिटीजन जो है वोट करते हैं नेशनल लेवल पे, यानी कि एमपीज को इलेक्ट करने के लिए, स्टेट लेवल पे यानी कि एमएलए को इलेक्ट करने के लिए, और लोकल लेवल पे यानी कि यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पर्सन होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं काउंसिलर्स, उनके लिए भी ये वोटिंग होती है। हमने बोला था मैंने ऊपर कि लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हमारी कंट्री को 543 एरियाज में यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है। हर एक एरिया से एक एमपी निकल कर आता है। स्टेट लेवल पे जो लोग होते हैं वो अपने एमएलए को इलेक्ट करते हैं, लेकिन सेंट्रल लेवल पे हम लोग एमपी को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट कर रहे थे। हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं एफपीटीपी बोलती हूँ ना मैं इसको, वो हम लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिले, 1,99,999, तो उसको जो है वो जो है जीत जाता है वहां से, और उसका जो लीडर होता है उस पार्टी का वो पीएम बन जाते हैं। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। आपके सिर्फ अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, व्हाट इज वीवीपैट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखो, पहले के समय पे जो वोटिंग होती थी वो होती थी बैलॉट पेपर पे, जो पेड़ों को काट कर फिर बनता था, आपको उस पर टिक करना होगा, हर एक पार्टी का नाम लिखा होगा। लेकिन अब इलेक्शन ऐसे नहीं होते हैं। अब इलेक्शंस होते हैं बच्चा आपका ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू। अब जो आपके इलेक्शंस होते हैं जिसमें आपका जो है हर एक पार्टी का यहाँ पे नाम, कैंडिडेट का नाम, नंबर वगैरह, सिंबल वो सब लिखा होता है, एंड आपको उसके नाम के आगे करना होता है, बटन होता है, उसको दबाओगे आप, and आपका वो जो वोट है वो रजिस्टर हो गया। बट क्या पता आपने जिस इंसान का वो दबाया है ऐसे वो बटन, क्या पता उसी के पास वोट गया है नहीं गया, मतलब उसी का हुआ है नहीं हो पाया, आप कई बार कंफ्यूज हो गए एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए एक मशीन लगाई जाती है, उसको ही कनेक्ट करते हुए, व्हिच वाज कॉल्ड वीवीपैट, यानी कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या पता आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यू वगैरह में आपकी उसकी फुल फॉर्म कहीं भी आपसे पूछ ली जाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होगा क्या बेसिकली, कि आपने जिसको भी वोट करा है ना, उसका नाम के सामने वो लगा होगा, मशीन होगी, उसमें एक स्क्रीन होगी। उस स्क्रीन में 7 सेकंड्स के लिए, कितनी देर के लिए? 7 सेकंड्स के लिए आपके पास एक आपको स्लिप दिखेगी, बेसिकली एक पेपर सा आएगा, स्लिप आएगी, जिसमें उस कैंडिडेट का नाम होगा, उस पार्टी का सिंबल होगा, और वो कौन सा सीक्वेंस नंबर है वो उसमें लिखा होगा। ताकि आपने वोट डाला, आप उस पे देखोगे साइड में, अच्छा इसी के पास वोट गया है ना, हाँ मैंने 5 नंबर पे लगाया है, बीजेपी को लगाया है और इस कैंडिडेट को लगाया है। आपका ये आपको दिख जाएगा ये चीज़ें। तो आपको क्या होगा, आप कंफर्म होगा कि हाँ, जिसको मैंने क्लिक किया था वोट उसी के पास गया है, और ये स्लिप आपको 7 सेकंड के लिए शो होगी, उसके बाद वो खुद ही गिरती है और वो नीचे डब्बे में गिर जाती है। ये आपको समझ में आया? इस तरीके से सिस्टम जो है वो चलता है। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, ज़ाहिर सी बात है, क्यों है कि एक तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इलेक्शन में ट्रस्ट लाने के लिए, ताकि जो वोटर्स है वेरीफाई कर सके कि हाँ, जिसको मैंने क्लिक किया था उसी को जो है वोट गया है। लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चा आपका, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इलेक्शंस? आखिर इलेक्शंस में चैलेंजेस क्या-क्या होते हैं? क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस वगैरह रहते हैं?
तो बता रखा है मैंने पहले भी। कई बार क्या होता है, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, ये बहुत मसल पावर है, क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका कुछ भी है, वो लोग वोट ले जाते हैं। बूथ कैप्चरिंग बता रखा है मैंने, अपने गुंडों को ऐसे घुसवाएँगे बूथ के अंदर और उनसे टक-टक करके वोट ले लेंगे। हालाँकि बैलेट पेपर के बाद ये काफ़ी चीज़ कम हो गई है जब से ईवीएम आया है। पेपर के टाइम पे ज़्यादा होती थी बिकॉज़ टिक, 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 टिक करना है तो आप कितने भी शीट्स पे टिक कर सकते हो, बट ईवीएम पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कुछ नंबर्स ही होते हैं जितना आप एक फटाफट से कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जिन कैंडिडेट के पास वो बहुत महँगी-महँगी कैंपेनिंग भी करते हैं, तो वो लोग भी आराम से कर लेते हैं। क्रिमिनल होते हैं तो वो लोग कर लेते हैं आराम से, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, धमकियाँ दे-दे के, थ्रेटन करके वोट ले लेंगे। एंड वोटर की एपैथी, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग वोट करना ही नहीं चाहते। लाइक उनको विश्वास ही नहीं कि हाँ, ठीक है वोटिंग से क्या हो जाएगा, सरकार ने फिर भी कोई काम नहीं करना है, वो होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज़ आज के टाइम पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सेम सा एजेंडा हो गया है। गरीबी कम करनी है, फ्री सामान देना है, वुमेन के लिए काम करना है एटसेट्रा। इसलिए कुछ डिफरेंट नहीं रहा है। तो लोगों को ना अंदर से वो इंटरेस्ट नहीं रहा है वोट करने का। ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। समझ में आ गया बच्चा लोग? एंड दैट वाज़ ऑल ऑफ योर चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे, जो आपको ज़रूर ही ज़रूर पता होने चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ज़रा इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाना। एंड बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएँगे चैप्टर नंबर 6 के लेकर आएँगे एंड उस बीच हम लोग चैप्टर नंबर 7 की भी सॉरी क्लास 7 का भी मैं वीडियो अभी लेकर आऊँगी। फिलहाल में बहुत जल्दी ही कल या परसों तक वीडियो आ जाएगी उनकी भी। उसके बाद आप लोगों की वीडियो आएगी, ठीक है? आप लोग बहुत जल्दी-जल्दी करते हो, बेचारा क्लास 7 वालों की रह जाती है, ठीक है? बाकी मैंने एक शॉर्ट अपलोड करी थी कल, जिन लोगों ने वो नहीं देखी एक बार जाके उसको देख लो बिकॉज़ उससे आपको पता चलेगा कि अभी क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो उससे थोड़ा-सा मुझे आप पता बेसिकली मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है? सो याह थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो में कहीं भी लगा हो कि थोड़ी-सी फास्ट स्पीड हो गई है बिकॉज़ मैं शायद से आज कुछ ज़्यादा ही एनर्जी में आ गई थी, सब कुछ अगर लगा हो तो आप लोग ज़रा वो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। बाकी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ये मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल मैंने यहाँ पे शेयर करा हुआ था जो मैंने हटा दिया खुद ही। दिस वाज़ इट। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना लेकिन आप लोग फॉलो कर रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग मुझसे कमेंट डीएम करके मुझसे कुछ पूछ सकते हो बिकॉज़ बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आते भी हैं। देयर वाज़ अ गर्ल मुझे उनका नाम नहीं पता, बहुत चार्या आर्या मे बी कुछ करके कुछ उनका नाम था। बहुत अच्छी लड़की थी वो, कुछ बता रही थी अपने हॉस्टल वगैरह के बारे में एंड अब वो किस तरह से प्रिपरेशन कर रही है। बाकी मतलब इट्स ओवरऑल कि हाँ, आप लोग वहाँ मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो एंड कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है ही हमेशा। सो याह थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान